सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7 का भूगोल विषय का पाठ 4 वायु का आगे का प्रकरण वायुमंडल की संरचना इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले देखो हमने पढ़ा था कि वायुमंडल किसे कहते हैं और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो देखो कि सबसे पहले हमने ये देखा था कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर एक ये वायु की मोटी चादर बनी हुई है ना। इस मोटी परत को ही हम वायुमंडल कहते हैं। फिर हमने देखा कि वायुमंडल का संगठन कि यानी ये वायुमंडल में क्या क्या है। तो इसमें कई गैसें होती है और इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन, और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है इसमें ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि अगर इस गैस की असंतुलन है जो इस वायुमंडल में अधिक हो जाएगा, संतुलन नहीं बना रहेगा, तो क्या है मौसम और जलवायु है वो प्रभावित होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड किन किन चीज़ों से बढ़ जाती है, जैसे हम आजकल कोयला, खनिज तेल और ईंधन जो जलाते हैं इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और इससे क्या है इसका है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस वायुमंडल में अधिक हो जाती है, और इसका बढ़ा हुआ आयतन क्या करता है कि जो पृथ्वी पर मौसम और जलवायु है उसे प्रभावित करता है, और इससे पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी हो सकती है ज़्यादा होने से, और इतनी गर्मी हो सकती है कि हम सूर्य की तपत से जल भी सकते हैं, और अगर ये कम हो जाती है तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि हम बर्फ़ की तरह जम भी सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के संरचना कि ये वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं। तो देखो कि वायुमंडल की जो संरचना है उसको हमने 5 भागों में बांटा। कितने में? 5 परतों में बांटा उसको। तो जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, और ये 5 परतें हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल जिसे कई आयन मंडल भी कहते हैं, और बहिर्मंडल। तो ये देखो आपको यहाँ एक चित्र भी दिखाया गया है, ये वायुमंडल की संरचना का चित्र है। तो इसमें देखो आप देखोगे कि कैसे इसमें सबसे पहले ये नीचे पहली परत है क्षोभमंडल। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में, ये मानो पृथ्वी की सतह है, और इस पर जैसे ये माउंट एवरेस्ट है, तो ये जो जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये क्षोभमंडल के अंदर ही आते हैं, और इससे ऊपर तक ये क्षोभमंडल होता है। तो देखो इसके अंदर जो क्षोभमंडल की आखिरी सीमा है उसे क्षोभ सीमा भी कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, और इस मंडल में, इस सीमा में, इस परत पर क्या क्या होता है। तो देखो कि क्षोभमंडल है ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, और इसकी औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। कितनी? 13 किलोमीटर होती है। यानी कि ये पृथ्वी के तल से, यानी भूतल से, भूपृष्ठ से यहाँ तक 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, और हम सभी इसी मंडल में जो वायु होती है उस वायु में हम सांस लेते हैं। और मौसम की जितनी भी घटनाएं होती है, लगभग सारी घटनाएं, जैसे वर्षा, कोहरा, ओस, ओलावर्षण यानी ओले गिरना, सब इसी परत के अंदर होते हैं। इसके बाद देखो हम देखेंगे वायुमंडल की दूसरी परत समतापमंडल। कौन सी? समतापमंडल। ये एक क्षोभमंडल के ऊपर होती है, और इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है। इसकी कितनी है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ होता है। जो क्षोभमंडल में बादल और बादल से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं वो इस समतापमंडल में नहीं होती, यानी कि ये बादलों से ऊपर वाली परत होती है, और इसीलिए यहाँ पर हवाई जहाज़ वगैरह आसानी से उड़ सकते हैं। और समतापमंडल की खास बात एक ये और है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो इसके बाद तीसरी परत है हमारी मध्यमंडल, और इसका नाम भी देखो ये मध्य में है, क्योंकि 5 है, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो मध्य में होने के कारण इसका नाम भी मध्यमंडल ही रखा, और इससे हमें याद करने में भी आसानी होगी। और अब इस बात है इसकी ऊंचाई कितनी है।
कितनी ऊंचाई तक ये फैली हुई है, तो ये 80 किलोमीटर तक, कितनी 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब जो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड है वो इस परत पर आकर जल जाते हैं और इसीलिए ये धरती तक नहीं पहुंच पाते। इसके बाद आएगा हमारे चौथी परत है, वो है बाहरी वायुमंडल। ये देखो ये वाली, और जिसे कई है हम क्या कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं, लेकिन आयन मंडल है वो इस परत का एक भाग है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई में की तरफ जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, तापमान है वो अत्यधिक तेज़ी से बढ़ता जाएगा। और इसकी ऊंचाई होती है 80 से 400 किलोमीटर, क्योंकि ये 80 है यहाँ पर इसकी सीमा है, और ये 80 से यहाँ तक 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होती है। तो रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में जो पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे हैं वो इस परत पर पुनः पृथ्वी पर आकर परावर्तित कर दी जाती है। इसके बाद अंतिम और बाहर की तरफ, यानी इसीलिए इसका नाम भी बहिर्मंडल परत रखा गया है, क्योंकि ये इससे अब हम बाहर चले जाएंगे। तो अंतिम जो परत होगी इसका नाम है बहिर्मंडल, और यह वायु की पतली सी परत होती है। देखो इसीलिए इसमें थोड़ा सा दिखा भी रखा है कि ये पतली सी परत होती है, और हल्की गैसें होती है इसके अंदर। कौन कौन सी? हीलियम और हाइड्रोजन, यहीं से ये अंतरिक्ष में जो है तैरती रहती है। तो इस तरह से ये इसकी वायुमंडल की संरचना है, जिसे 5 परतों में हमने बांटा। पहली परत का नाम क्षोभ मंडल रखा, दूसरी का समताप मंडल, तीसरी परत का नाम मध्य मंडल, और चौथी परत थी बाहरी वायुमंडल, और 5वीं थी बहिर्मंडल। तो और इनकी विशेषताओं के बारे में भी आपने पढ़ा। इसके बाद देखो हम पढ़ेंगे मौसम और जलवायु के बारे में। तो ये देखो मौसम और जलवायु, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। देखो अगर मैच होते हैं तो लगभग हम सभी, आप बच्चे सब देखते हैं, है ना। मैच तो हम देखते ही हैं, तब उसमें जो कमेंट्री करते हैं वैसे बोलते हैं कि आज मौसम साफ़ है या आज बारिश होने की संभावना है ना। तो यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर क्या है, एक रेडियो है, और जो हमारा मस्तिष्क है वो उसके स्पीकर है, तो मौसम क्या होगा? तो मौसम वह है जो उसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम सभी को चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा और हवादार मौसम हमें आनंद देता है। हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं कि आज मौसम अच्छा है, चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो मौसम क्या करता है? नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। आपने देखा भी होगा, जैसे आज हो सकता है ज़्यादा गर्मी है और कल बारिश हो जाए और मौसम ठंडा हो जाएगा, है ना। या फिर आज ज़्यादा धुंध है और धूप नहीं निकली, और हो सकता है कल अच्छी तेज़ धूप निकले। तो इसीलिए मौसम क्या है, वो दिन प्रतिदिन बदलता है। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। जैसे मानो हमारे राजस्थान की जलवायु क्या है, ज़्यादा यहाँ गर्मी होती है ना, इसीलिए राजस्थान की जलवायु गर्म। और ऐसे ही देखो आप कश्मीर में देखोगे, वहाँ क्या कैसी जलवायु है, क्या वहाँ गर्म होती है? नहीं, तो वहाँ नम या ठंडी जलवायु होती है। तो जो लंबे समय के लिए मौसम एक जैसा रहता है वो जलवायु, और दिन प्रतिदिन जो बदलता है उसे हम मौसम कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हम मौसम का पूर्वानुमान क्यों करते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक तथ्य दिया हुआ है कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। यानी जो हमें ये सूर्य की ऊर्जा हमारी पृथ्वी ले रही है, सोचो कि वो सूरज का 2 अरबवां भाग है। इसका मतलब देखो सूरज कितना गर्म होगा, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे तापमान के बारे में कि तापमान क्या होता है। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान ही होता है। वायु में मौजूद ताप
और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। यानी कि वायुमंडल में वायु में कितनी गर्मी है या कितनी ठंड है, वायु गर्म है या ठंडी, और उसको जो परिमाण है वो ही तापमान कहलाता है। तो वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। कि जैसे शीत ऋतु यानी सर्दी की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु है वो ज़्यादा गर्म होती है, तो इसे ही हम तापमान कहते हैं। तो देखो, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपतन, कि आपतन क्या होता है। देखो, इसका सीधा सा मोटे से शब्दों में मैं अगर अर्थ समझना है तो जो सूर्य की गर्मी है उसे ही हम आतपन कहते हैं। तो ये आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, और सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे ही आतपन कहते हैं। और आतपन की जो मात्रा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। देखो, ये तो हमने देखा ही है कि भूमध्य रेखा है और वहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है, साल भर सीधी बढ़ती है, इसलिए वहाँ गर्मी अधिक होती है। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ है सूर्य की किरणें वहाँ तिरछी होती है, इसीलिए वहाँ जो गर्मी है कम होती है और ठंड वहाँ ज़्यादा होती है। और जो ध्रुव हैं वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। इसके बाद आगे देखो कि यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें उग ही नहीं सकेंगी, और गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें, धातु और कंक्रीट से बने हुए भवन यह जल्दी ही गर्म हो जाते हैं, और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। यानी जब ठंड होती है रात को इन भवनों से ये गर्मी बाहर निकलती है, इसीलिए जो शहरों का तापमान है वो अधिक, गांवों की बजाय शहरों का जो तापमान है वो अधिक गर्म होता है। इसके बाद देखो कि आगे क्या कह रहे हैं, नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। और यहाँ देखो कि तापमान को मापने की मानक इकाई को हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं, और इसका आविष्कार किसने किया, एंडर्स सेल्सियस ने कहा, इसीलिए उसके जो तापमान मापने की इकाई है उसके आगे सेल्सियस लिखा गया, डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर जो जल है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। देखो, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि उबलते हुए पानी है उसका तापमान कितना है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो यहाँ देखो आप कि कुछ आपको यहाँ पर ये तापमापी इनके चित्र दिखाए गए हैं कि जो तापमान को मापता है तापमापी, वायु के मापन की इकाई वायु दाब मापी जिसे बैरोमीटर भी कहते हैं, वर्षा की मापने की इकाई वर्षा मापी, और पवन की दिशा कि किस दिशा में बह रही है उसे वात दिग्दर्शी भी कहते हैं। इसके बाद देखिए आगे हम बात करेंगे अब वायु दाब के बारे में कि वायु दाब क्या है, किसे कहते हैं। तो देखो, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। हमें क्यों नहीं पता लगता कि हवा दबाव लगा रही है? तो यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर उसके विपरीत दिशा में बल लगाता है, यानी उसके उल्टा बल लगाता है। देखो, हमने पढ़ा था कि वायुमंडल की संगठन कि उसमें गैसें होती है, जल वाष्प होते हैं, धूल कण होते हैं। तो क्या इनका भार नहीं होगा? होगा ही, किसी भी चीज़ का भार तो होता ही है। और अगर वो भार है तो वो पृथ्वी के चारों ओर ही तो है वायुमंडल, तो उसका भार कहाँ पड़ेगा? पृथ्वी के ऊपर। ऐसे ही अगर हम पृथ्वी पर खड़े हैं, हमारा भार किस पर पड़ रहा है? पृथ्वी पर, और वायुमंडल का भार हमारे ऊपर। तो इसी तरह से क्या है, जब वायु हमारे ऊपर जो भार लगाती है, बल लगाती है, उसे ही हम वायु दाब कहते हैं। और ये हमारे शरीर के एक तरफ से नहीं लगता, चारों तरफ से लगता है। और हमारा शरीर है वो क्या करता है, इसके विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब ही वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगेगा और समुद्र स्तर पर वायु दाब अधिक
होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। देखो समुद्र स्थल पर कैसे होता है, क्योंकि वायु क्या है, अगर वायु को हम गर्म वायु है वो गर्म हो जाती है और गर्म होने पर हल्की हो जाती है, और कोई भी चीज़ है वो हल्की होकर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो इसी तरह से जब समुद्र के आसपास का इलाका है वहाँ वायु में नमी होती है और वायु वहाँ भारी हो जाएगी और इसलिए वो ऊपर नहीं जा पाती, और उधर इसका मतलब वायु है तो उसका बल भी है, तो इसीलिए वहाँ वायु दाब है वो अधिक होता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, और जब वहाँ से वायु चली गई, अगर यानी वायु है ही नहीं तो क्या उसका दाब होगा, क्या उसका भार पड़ेगा? नहीं। तो इसीलिए वो कैसा क्षेत्र बन जाएगा, निम्न दाब वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो यानी अधिक गर्मी है तो वहाँ वायु गर्म होकर ऊपर चली जाएगी, और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु दाब है वो निम्न दाब हो जाता है, निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा। और निम्न दाब जहाँ होगा उन क्षेत्रों में मौसम कैसा होगा, बादल युक्त आकाश होंगे और नम मौसम होगा। और कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु कैसी होगी, ठंडी होगी, क्योंकि वहाँ गर्मी नहीं है और वायु है वो जो भाप बनकर ऊपर उठी नहीं है, इसलिए वहीं है वायु, और उसका फिर वायु है तो उसका दाब भी है, और इसी के फलस्वरूप क्या है, ये भारी भी होगी, और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। और उच्च दाब के कारण मौसम कैसा होगा, स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होगा। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है, यानी जहाँ पर उच्च दाब है, जहाँ वायु भारी होगी वहाँ से वो हल्के स्थान वाली तरफ में, निम्न दाब वाली साइड में, उस तरफ वायु है वो चलती रहती है। देखो कि क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है, और अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी जो रक्त शिराएँ हैं, यानी उनकी जो नसें हैं वो फट सकती हैं, और जिससे अंतरिक्ष यात्री क्या है वो रक्त स्रावित हो सकते हैं। तो इसीलिए वो इस तरह की पोशाक पहनते हैं जिसमें हवा होती है। इसके बाद देखो हमारा अगला टॉपिक है पवन, कि पवन किसे कहते हैं। देखो पवन और वायु में थोड़ा सा अंतर होता है, कहने को हम पवन, वायु, हवा सब एक जैसे ही कहते हैं, तो इसी को हम पढ़ते हैं कि पवन क्या है और वायु क्या है। तो देखो उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। यानी कि जैसे मानो आप कक्षा में पढ़ रहे हो, वहाँ पंखा नहीं चल रहा, तो क्या वहाँ पर हवा है या पवन है? देखो वहाँ हवा है। अगर यही हवा चल रही हो, जैसे मानो हवा चल रही है तो अपने साथ मिट्टी को उड़ा कर लेके जाएगी, सूखी पत्तियों को लेकर जाती है ना। जब यानी कि वो हवा या वो वायु गति करती है, चलती है, तब हम उसे पवन कहते हैं। अगर आप कक्षा में बैठे हो और पंखा ऐसी कुछ भी नहीं चल रहा है तो क्या वहाँ पर वायु नहीं है? वायु है तभी तो हम सांस ले रहे हैं ना। अगर वायु ही नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए आपकी कक्षा में वायु तो है लेकिन पवन नहीं है। और जब यही पवन या वायु थोड़ी चलने लगती है, गति करती है, तब वो पवन कहलाती है। तो आप देख लेते हैं, हम इसे पढ़ लेते हैं कि ये तो हमने समझा कि पवन क्या है और वायु या हवा क्या है। तो आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है या तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, तब वो पवन बन जाती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए देख भी सकते हैं। और कभी कभी पवन इतनी तेज़ होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि तेज़ पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। आपने देखा भी होगा कि अगर हमारे हाथ में छतरी है और खूब तेज़ पवन चल रही है तो क्या है, वो छतरी उड़ने लग जाती है हमारे हाथ से। तो यानी कि जब वायु गति करती है तब हम उसे पवन कहते हैं। और इसी तरह के कई उदाहरण हैं। 3 उदाहरण सोचिए जब तेज़ पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। और पवन को मुख्यतः
3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, यानी 3 तरह की पवनें होती हैं। तो उनको पढ़ने से पहले थोड़ा यहाँ हम देख लेते हैं। एक तथ्य है कि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर वो पश्चिम की तरफ से आ रही है ना, तो उसको हम पश्चिमी पवन या पछुआ पवनें कहेंगे। ठीक है, तो वो जिस दिशा से आएगी उसका उसी दिशा का नाम रखा जाएगा। अगर पश्चिम से आ रही है तो पश्चिमी पवन, और पूर्व दिशा से आ रही है तो पूर्वी पवन। तो अब हम पढ़ते हैं पवन के तीनों प्रकार। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले इधर दिया है स्थायी पवनें, कि व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें ये स्थायी पवनें होती हैं और ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में ही चलती रहती हैं। तो देखो कि स्थायी पवनें कौन कौन सी है। व्यापारिक, यहाँ पर देखो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें और पूर्वी पवनें, ये स्थायी पवनें हैं और लगातार एक ही निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष भर या दिन के समय किसी खास समय में ही चलती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए स्थल और समुद्री समीर। तो क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म व शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे हम लू कहते हैं। तो देखो, भारत के उत्तरी क्षेत्र में क्या है, कौन सा राज्य है, राजस्थान हमारा ही तो राज्य है। ये गर्म है और शुष्क है, और यहाँ पर गर्मी के दिनों में जो धूल भरी आंधियाँ या पवन चलती है उसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। इसीलिए देखो इसका नाम ही स्थानीय, यानी एक क्षेत्र विशेष में चलती है। तो इस तरह से देखो, अब यहाँ इस चित्र में देखो आप कि इसमें आपको उच्च दाब और निम्न दाब वाला क्षेत्र भी बताया गया है। तो ये देखो भूमध्य रेखा, यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं और जैसे जैसे ध्रुव पर जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या है, तिरछी हो जाएंगी, है ना। इसीलिए ये निम्न दाब और यहाँ पर उच्च दाब। और इस तरह से ये जो पूरी पृथ्वी पर ये जो 7 पेटियाँ या 7 बेल्ट है, इन्हें बनाया गया है। तो इसके में देख लीजिए इनके 7 पेटियाँ कौन कौन सी हैं। इसमें देखो उच्च दाब, अधोध्रुवीय निम्न दाब, उपोष्ण उच्च दाब, भूमध्य रेखीय निम्न दाब, उपोष्ण उच्च दाब, अधोध्रुवीय निम्न दाब और उच्च दाब। इस तरह से ये 7 पेटियां हैं जो उच्च दाब और निम्न दाब को बनाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में। वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि चक्रवात क्या होती है, आर्द्रता क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।